हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। शानदार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, शानदार ये वीडियो रहने वाली है और ये एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। 24 से 25 क्वेश्चन ये होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश एक सहसंयोजी अणु नहीं है, डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है, इज नॉट अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कोवलेंट कौन सा होता है आपको अच्छी तरह से जानते हो। जिसे दोस्तों आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए अर्थात अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, अपने ही भाई दूसरे हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और इस प्रकार से बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर इनके पास आ जाता है सिंगल बॉन्ड इनके बीच में। इसी तरीके से दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ना, वो भी ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अर्थात कि सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसे बनाता है देख लीजिए। आप जानते हो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु होते हैं, आप कहेंगे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, जैसे कैसे कैसे लिख सकते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम, तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए, 6 इसके हो गए कंप्लीट। ऑक्सीजन के भी 6 कर दीजिए इस वाले के, तो आप देखेंगे यहां से ये भी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कुल मिलाकर के। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के इस परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऐसे ही आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु के पास भी हो गए यहां पर। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि दोनों के ही अपने जो ऑक्टेंट है वो कंप्लीट हो जाते हैं और ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार का ये जो बॉन्ड होता है इसी को कहा जाता है दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड, अर्थात सहसंयोजक आबंध। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा उसमें Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव बने हुए हैं और जब कभी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आए तो इससे समझ जाना चाहिए कि यहां पर एक बॉन्ड है, वो है आयनिक बॉन्ड। तो दोस्तों आप कहेंगे पहले वाला जो ऑप्शन है, पहले वाला ऑप्शन आपका सहसंयोजक अणु नहीं है, बाकी सभी ने जो है वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके क्या करा है, यहां पर बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, सहसंयोजक आबंध वो नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, भारी जल का अणुभार क्या होता है। भारी जल का अणुभार ऑप्शन दिया हुआ है 20, 22, 18 या फिर 19। तो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप पता होगा आपको, D2O होता है, D2O। और जो D होता है ना, D का मतलब क्या होता है आप जानते हो अच्छी तरह से कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3 3 फॉर्म में मिलता है। ये तीनों समस्थानिक है किसके, हाइड्रोजन के। ये 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें से जो ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम ये जो है यहां पर D का काम करता है। ध्यान रखेंगे D की जो बात हम कर रहे हैं वो क्या है, यहां पर 1H2 है। तो आप देख रहे होंगे इसका मास कितना है, यहां पर 2। तो यहां पर इसका मास 2 हो गया, इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कुल मिलाकर के आपके पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 और 16 20। तो यहां पर दोस्तों इसका जो मोलिकुलर मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो भारी जल का कभी भी अणुभार आपसे पूछ लिया जाए, मोलिकुलर वेट पूछ लिया जाए हैवी वाटर का, तो आप लोग बताएंगे 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 17Cl35 और 17Cl37। इन दोनों में, ये दोनों आखिर हैं क्या, ये दोनों के बारे में पूछा है। आप लोग कैसे बताएंगे, तो बताने का तरीका ये रहेगा। देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। याद रखना है 17Cl35 लिखा हुआ है और 17Cl37 लिखा हुआ है। ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना भाई, इसको बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं इसको, Z। और ये होता है इसका परमाणु क्रमांक। क्या रहता है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। और ऊपर कभी भी आपको नजर आए ये होता है परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार को हम A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास ZClA है, कुछ इस टाइप से है। कभी भी पूछ लिया जाए कि ये 35 है क्या, तो आप याद रखेंगे ये द्रव्यमान है। और द्रव्यमान 2 चीजों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं 2, तो आप याद रखेंगे, एक तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलाकर के क्या बनता है आपका बन जाता है यहां पर द्रव्यमान बन जाता है, अर्थात मोलिकुलर मास बन जाता है। तो नीचे 17 है, यहां भी 17 है।
ये आपके पास होते हैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, दोनों इक्वल रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे तत्व दोस्तों जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास अर्थात उनका परमाणु द्रव्यमान वो भिन्न भिन्न होता है, ऐसो को कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। समस्थानिक। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई, और उम्मीद करता हूं समझ में आई भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन सही सही रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई इसका। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको 4 यहां पर ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण और जबकि हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ध्यान रखना भाई, जब ध्यान रखना जो आपके सोल्यूट है ना, सोल्यूट बोलते हैं विलय के कण जब विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाएं और वो दिखाई भी ना दें, तो इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है समांगी। यानी कि इनका जो आपस में मिश्रण रहता है वो कैसा रहता है? बिल्कुल समान मात्रा में रहता है, यानी कि इनका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जब परफेक्ट रेशियो में विलय होते हैं तभी जाकर क्या बनता है आपका एक समांगी मिश्रण। आप दोस्तों देख लीजिए, अगर बात करें जेली की, तो जेली के जो अणु होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, आपको नजर आते हैं आपकी आंखों से, तो आप उसको क्या बताएंगे? हेट्रोजीनियस का मिक्सचर। जबकि धुएं की बात करें तो धुएं के भी कण जो होते हैं वो आपको आंखों से नजर आ सकते हैं, इसका मतलब उसके कण भी बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, तो आप उसको भी क्या बताएंगे? हेट्रोजीनियस। जबकि बात करें धूल की तो डस्ट भी दिखाई देती है, तो ये भी दोस्तों आपका हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन अगर बात करें हवा की तो एयर कैसा है? एयर के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि वो नग्न आंखों से दिखते ही नहीं दिखते हैं ना, तो इसलिए इसको कहेंगे हम ये एक होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस नहीं है। सेम टू सेम अगर आपने चीनी और पानी का मिश्रण देखा होगा, जब चीनी के जो पार्टिकल होते हैं वो पानी में घोले जाते हैं तो वो घुल जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है ना वो एक समांगी मिश्रण है। तो आपको दोस्तों उम्मीद करता हूं बात समझ में आई है कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको ऑप्शन इसका आंसर मिल चुका है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि एयर। अब दोस्तों मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कह रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? आपको दोस्तों पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो साइंस, तो आपने यह पक्का पढ़ा होगा कि जो आपके पास मान लीजिए कोई नाभिक है और नाभिक के बाद ये आपकी विभिन्न कक्षाएं हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहता है? लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, और इसी प्रकार से एक अगली कक्षा होगी, उसका नाम मैं एन मान लेता हूं यहां पर, के एल एम एन, इस टाइप से ये कक्षाएं रहती हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आखिर किस सूत्र से जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें फील किए जाते हैं। तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला होता है 2n², इस फॉर्मूले के दर से। जैसे सपोज करें के की बात करें तो के फर्स्ट नंबर है, तो अगर मैं इसके अंदर एक पुट करता हूं तो आपके पास कितना रहेगा? 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि पहली कक्षा में रहते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हम नहीं कर सकते। अगर बात करें एल की, तो एल का मतलब 2 हो गया, यहां पर एन की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 ये आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि दूसरी कक्षा में 8। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पूछा गया था, तो आपके पास आंसर रहना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, यह पूछा गया है। अर्थात जिन उप परमाणु कणों के सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उप परमाणु कण कौन कौन से होते हैं। तो भाई आप जानते हो, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और यह एक अविभाज्य कण है, विभाज्य, अर्थात इसको और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा किसने बताया था? डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे। लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि परमाणु को भी 3 मौलिक कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा इस बारे में।
और दोस्तों ये इसके उप परमाणु कहलाते हैं। तो इनके विपरीत आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका विपरीत चार्ज वाला कैसा हो जाएगा, e की पावर प्लस। तो इसको बोल दिया जाता है, इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है भाई, पॉजिट्रॉन। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये क्या है, इसका प्रतिकण होता है। अर्थात उप परमाणुओं के विपरीत आवेश वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इनको कहा जाता है प्रतिकण। क्या कहा जाता है भाई, प्रतिकण। इंग्लिश में बोल सकते हो एंटी पार्टिकल। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो ये हमने ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में मैंने अभी बताया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शब्द परमाणु को किसने खोजा। शब्द परमाणु को किसने खोजा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कि डाल्टन ने जो है वो सबसे पहले परमाणु शब्द को खोजा होगा, लेकिन याद रखना है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, डेमोक्रिटस। ये जो है वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द की उत्पत्ति करी थी या शब्द को खोजा था। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, कितना होगा। कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे, देख लीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हो इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 32 हो गए, और फिर इसी प्रकार से आपके ये बढ़ते हैं। तो आपका जो आखिरी वाला जो कक्षक होना चाहिए ना, वो या तो 4 का मल्टीपल हो। देखो 4 का मल्टीपल है क्या, ये वाला। तो इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है। हालांकि वैसे तो 32 आते हैं, लेकिन आखिरी कक्षा में ये कहा जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई। कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिल करने का तरीका कौन सा रहता है, आप जानते हो 2n² से। उससे देखा जाए तो ये आना चाहिए, लेकिन भाई इसमें जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं 2, 18, 16, बिल्कुल गलत, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कक्षक में नहीं हो सकते। उसके बाद 2, 8, 18 और 8, हाँ ये बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आपके पास यहां से जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं बात आपके ये भी समझ में आई होगी। बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन भी आपके गलत हैं, सी और डी भी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है किसी आवर्त में दोनों तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आवर्त है ना, आवर्त, पहला आवर्त हमारा, पहले आवर्त में दो तत्व कौन कौन से पहले आवर्त में। पहले आवर्त में भाई आपकी जो आवर्त सारणी है ना, जो आपकी आवर्त सारणी है कुछ इस टाइप से रहती है भाई। ये वाली आवर्त सारणी जो है हमारी, उस आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व यहां रहता है आपका हाइड्रोजन, और इधर रहता है आपका सबसे पहला तत्व कौन सा, हीलियम। तो दोस्तों ये पहले आवर्त में आते हैं, और पूछा इनके जो है ना, इनका वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं इनमें। आप देखोगे हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षक होता है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, पहला नंबर इसका रहता है। जबकि हीलियम की बात करें तो 2। तो आप दोस्तों जानते हो इसमें जो है ना आपका ये के कोष रहता है। के कोष में इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोनों तत्वों के, के कोष में ही। तो पहले वाला जो कक्षक था उसी में ही आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या कौन से नंबर आ जाते हैं, तो आप कहेंगे के वाला। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ आई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। भाई अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाए, देखिए प्रोटॉनों की संख्या सेम रहे और न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है उन्हें कहा जाता है समस्थानिक, ठीक है, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है उन्हें कहा जाता है समभारिक। यानी कि समभारिक कहा जाता है आइसोबार को, और जबकि आइसोटोप कहा जाता है समस्थानिक को। अब क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाए। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाए इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सटीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कह रहा है न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। क्या कहेंगे आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, न्यूक्लियॉन, तो ये दोस्तों क्या होता है न्यूक्लियॉन, आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका डी, ये बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आ रही हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में
द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास कैल्शियम होता है और ये जो ऑक्सीजन होता है, कैल्शियम आता है आपका 20वें नंबर पर, जबकि ऑक्सीजन आता है आपका 8वें नंबर पर। इसके अंदर अगर बात करें इसका द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान इसका डबल हो जाता है यानी कि 40, और बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी डबल हो जाता है यानी 16। ये रेशियो रहेगा। अब इसको छोटा कर लेते हैं। अगर मैं 8 का पारा पढ़ता हूं तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे हो जाते हैं 40, यानी कि 5:2। ये इसका सटीक आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल 12वें क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में पक्का आई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है CO2, दिया हुआ है CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा पूछी है, कैसे बताएंगे? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 12, 44, 14 या फिर 27.3। कैसे बता सकते हो आप? सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए CO2। देखो CO2 के अणुभार की बात करो तो कार्बन का आप जानते हो 6 का डबल कर देंगे 12, ऑक्सीजन का 8 का डबल कर देंगे 16 और गुणा में 2, यानी कि यह आ गया 32 और यह आ गया 12 और 32 आपके पास आ गया 44। तो टोटल तो 44 हो गया। उनमें से आपको बतानी है कार्बन की। कैसे बताओगे? 12 बटे जितनी कार्बन की, कार्बन का अनुभार ऊपर लिख दिया, बटे टोटल अनुभार कितना है 44 और इंटू में कर दिया इसके साथ में 100। अब दोस्तों आप यहां से इसको कैंसिल भी कर सकते हो। 2 से कैंसिल करोगे तो ये 6 बार कटेगा, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आपका 22 बार कटेगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और 2 से कैंसिल करोगे तो ये 11 बार। अब ये आपके पास आ जाएगा 300 बटे में 11। 11 का पारा पढ़ लीजिए। देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहां से आपके पास 8 बचेंगे, 11 सत्ते 77। तो अब तक आपको अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर मिल गया है 27.3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 13वें का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में रहेंगे। H2 और N2, अमोनिया की बात करें तो आप जानते हो भाई अमोनिया जो सूत्र होता है अमोनिया का वो रहता है NH3। अमोनिया की N की बात कर ले तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान रहता है वो रहता है 14, यानी मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास जो भी कहें आप, वो 14 रहता है। जबकि H की बात करें तो H का होता है 1, लेकिन इसके तो 3 परमाणु हैं यहां पर, तो आपके पास जो अनुपात आएगा वो 14:3 आना चाहिए। बिल्कुल सटीक आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 15 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में किस अनुपात में रहते हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हो भाई पानी का सूत्र होता है H2O। H की बात कर लें तो H के पास एक अणु होता है, सॉरी एक परमाणु होता है, और 2 यहां पर इस टाइम पर इसके परमाणु है, तो ये टोटल हो गया 2। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास रहता है 16। अगर मैं इसको 2 से विभाजित कर दूं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो आपके पास जो अनुपात रहेगा वो 1:8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है रासायनिक प्रतीक का, किसी भी रासायनिक प्रतीक यानी कि केमिकल सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए केमिकल सिंबल इज रिटन ऑलवेज रिटन इन, कैसे फॉर्म में लिखा रहता है? आप सभी जानते हो, कह रहा है तिरछे में लिखा रहता है, कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, स्मॉल में रहता है या फिर बोल्ड में रहता है। तो आप सभी जानते हो पहला अक्षर जो रहता है वो कैपिटल रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं हाइड्रोजन, पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आप बात करें बोरोन, आप बात कर लीजिए नाइट्रोजन की, या फिर आप बात कर लीजिए ऑक्सीजन की, ये सब कैपिटल रहते हैं, इस प्रकार से रखे जाते हैं। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों को इसी टाइप के यानी कि H से शुरू होने वाला दूसरा तत्व मिला जिसका नाम था हीलियम, तो उसने कैसे रखा इसको कि इसका सेकंड वाला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल कर दिया है भाई, तो इसका H ही हो गया। इसी प्रकार से बोरोन आ गया था तो बेरिलियम के लिए उसने Be कर दिया। आप जानते हो नाइट्रोजन का N लिख दिया तो नियोन का उसने Ne कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो उसने रखे हैं। इसी प्रकार से तीसरा तरीका जो उसने रखा है
उसमें उसने कैसे रखा, जैसे मैग्नीशियम पहले वाला अक्षर और मैग्नीशियम के बाद Ma नहीं लगाया बल्कि तीसरा अक्षर G लगा दिया तो Mg, ये मैग्नीशियम का बन जाता है। इस प्रकार से उसने तत्वों को रखा। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें हम उसके बाद तरीका क्या रहा उसका रखने का, तो वो रहा भाई आपके पास, जैसे आपने गोल्ड देखा है तो गोल्ड को G से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन उसने किससे रिप्रेजेंट करा, Au से। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर S से रिप्रेजेंट नहीं करा बल्कि किससे करा, Ag से। इस तरह के पूरे 11 तत्व जो है वो हमारी आवर्त सारणी के अंदर हैं, जो कि बिल्कुल जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को P से रिप्रेजेंट करना चाहिए था लेकिन किससे करा, K से रिप्रेजेंट करा। तो ये सारे के सारे सिंबल है, सारे के सारे तरीके हैं आवर्त सारणी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को तत्वों को किस प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट, किस प्रकार से उनको दर्शाया जा सकता है। चलिए आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत कितना होगा। पोटेशियम का प्रतिशत बताना है पोटेशियम परमैंगनेट में। आप अच्छी तरह से जानते हो, आपको यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, इसके सबके अनुभार यहां पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट, आप जानते हो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, ये रहता है भाई। पोटेशियम की बात कर लें तो पोटेशियम आता है 39वें नंबर, मतलब 39 इसका एटॉमिक मास रहता है। Mn की बात कर लें तो Mn कौन से नंबर पे आएगा, देखो इसमें लिखा हुआ है Mn आपका है 54 नंबर पर। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो आप जानते हो 16 × 4, अर्थात हम बात कर रहे हैं इसके एटॉमिक मास की। कैसे 39 रहता है एटॉमिक मास पोटेशियम का, Mn का मैग्नीज का रहता है 54, जबकि बात करें ऑक्सीजन की तो 16 रहता है, लेकिन इसके 4 परमाणु होने के कारण 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। टोटल आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 157। अगर ये 157 टोटल है तो आपको तो सिर्फ किसका बताना है, पोटेशियम का। आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम का। तो पोटेशियम का कैसे बताएंगे, आप जानते हो पोटेशियम का तो 39 है, तरीका होता है 39/157 और इंटू में 100, ये तरीका रहता है यहां पर प्रतिशत निकालने के लिए। बस परसेंटेज आ जाएगी। अब कैसे करोगे, देखो अगर दोस्तों आप इन दोनों को काट लीजिए, कैसे काटोगे, 39 से कम 39, एक बार 39 से डायरेक्ट काटते हैं, देखो कितनी बार कटेगा ये वाला, 39 से कम 39, 40 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको, 40 कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120 और 40 चौक ज्यादा हो जाएगा 4 बार, लेकिन आप जानते हो लगभग 4 के आसपास ये कट रहा है, मतलब ये 4 के आसपास कट रहा है। और 4 से जब आप इसको काटते हो या फिर 5 के आसपास होगा या 4 पॉइंट कुछ रहेगा ना भाई, ये तो ये आपके पास कटेगा लगभग 24 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ 24 के आसपास का रहेगा। तो आप देख भी पा रहे होंगे 4 से कटता है 25 बार, लेकिन ये 4 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो 4 से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो पक्का ये कितना आएगा, 24 के आसपास का बिल्कुल आएगा। और ऐसा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है 24%। तो 24% इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा और ये आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सटीक आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। भैया आप एक बार बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने परमाणु संख्या होती है यानी कि जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब अगर उसका परमाणु संख्या Z है तो उसके अंदर परमाणु यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी रहेगी, Z। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो Z के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, Z के बराबर होगी। क्वेश्चन ये भी आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है या बदल जाता है। तो 10th क्लास का भैया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। खाने पकाने का तेल आप अच्छी तरह से जानते हो, एक विधि होती है हाइड्रोजनीकरण। जब कभी भी एथीन में हाइड्रोजन मिलाई जाती है तो वो चेंज हो जाता है एथेन में, यानी कि अगर मैं बात करूं C2H4 की, इसमें मैं जैसी H2 मिलाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा C2H6 और ये रहेगा एथेन। यानी कि तेल से घी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, इतनी बात आपके समझ में सभी के आ जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं
20वें क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। 20 में लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना भाई, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कभी भी याद रखना, इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका बिल्कुल सटीक नाम रहेगा, सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा याद रखना भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट कभी पूछ लिया जाए, जो बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका इसका सूत्र होता है सोडियम NaHCO3, ये आपका होता है बेकिंग पाउडर, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, अच्छी तरह समझ में ये बात भी आपके आई होगी भाई। चलिए इसके बाद सोडियम क्लोराइड की बात करें। सोडियम क्लोराइड आप अच्छी तरह जानते हो, आपका खाने वाला जो नमक होता है NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो भाई याद रखना सोडियम बेंजोएट, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बेंजोएट ये रखा जाता है इसलिए ताकि खाने को जो है लंबे समय तक रखा जा सके, सोडियम बेंजोएट के थ्रू। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। एक इसमें ऑप्शन है सुहागा, जिसे बोरेक्स बोलते हैं, कि इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा सोने को, एक डायलॉग आपने सुना होगा, एक मुहावरा सुना होगा, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का मतलब होता है एक तो सोना है और ऊपर से और भी ज्यादा उस पर अगर उसको साफ कर दिया जाए, तो सोने को साफ करने के लिए या सोने के ऊपर से जो जम्स वगैरह है उसको हटाने के लिए, चिकनाई वगैरह है उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुहागे का, जिसको बोरेक्स कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जम्स को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, सुहागा कह लीजिए या फिर बोरेक्स कह लीजिए आप लोग। इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो इस्तेमाल है वो भी जम्स को मारने के लिए किया जाता है, जबकि खाने को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों को, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। कह रहा है बिना भुजा चूना का रासायनिक नाम। बिना भुजा चूना, दो प्रकार के चूने आपने सुने हैं, एक होता है भुजा चूना, भुजा चूना, और एक होता है बिना भुजा चूना। एक बढ़िया से तरीके से मैं आपको इसे याद रखवा सकता हूं। कैसे याद रखवा सकता हूं, आप मुझे दोस्तों एक बार बताइए, आपने चूना देखा होगा, जब आप मार्केट से चूना लेकर के आते हो, कभी भी पहले लोग लाते थे, पुताई वुताई करते थे, घरों में पेंट करते थे, तो पहले चूने से पेंट करते थे। तो क्या होता था, बाजार से जब वो चूना लेकर के आते थे, फिर वो दोस्तों उसको क्या करते थे, रात को डाल देते थे पानी के अंदर, और पानी में फिर पानी उबलने लगता था उससे। आप देखना कभी भी पानी जैसे उबल रहा हो, ऐसी उसमें से जो है वो क्रियाएं होती थी, और सुबह तक वो बुझ जाता था, यानी ठंडा हो जाता था। तो इसको बुझाओ बोलेंगे ना, तो यानी कि जब आपका चूने के अंदर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी मिला दिया जाए, यानी CaO में जब H2O मिला दिया जाए, H2O, तो वो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना। बुझेगा कौन, जो रात भर जलेगा, और रात भर जलता कौन था, जिसमें पानी मिलाया जाता था। यानी कि बाजार से जो आप लेकर के आए थे वो बिना बुझा चूना था, यानी कि उसका सूत्र था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि बात करूं अगर मैं बिना बुझे हुए चूने की या बुझे हुए चूने की, तो आप याद रखेंगे CaOH की होल ट्वाइस। क्यों CaOH की होल ट्वाइस की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि इसमें पानी मिल चुका है, पानी मिलने के बाद ही ये बुझेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा 22वें क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों ABCD, 4 विद्यार्थी हैं, ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा डाला या रगड़ा, तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए।
ये 4 अवलोकन जो दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार से अवलोकन करें ABCD ने, आपको बताना है इनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई होगी, कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा सूखा लिटमस पेपर, और जबकि दूसरी तरफ बात की गई है ठोस बेकिंग पाउडर। आपको अच्छी तरह से याद रखना है जो लिटमस पेपर होता है ना, वो सिर्फ लिक्विड चीजों के प्रति, या लिक्विड जैसे आपके पास जो लिक्विड द्रव है ना, उनके प्रति ही क्या दर्शाता है, अभिक्रियाएं दर्शाता है। 10th क्लास में एक क्वेश्चन हुआ करता था कि जो लिटमस पेपर है वो शुष्क HCl के प्रति प्रभावशील नहीं होता। क्यों? तो आप जानते हो अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें एचायन नहीं बनते हैं उस स्थिति में। तो एचायन तभी बनते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर तो आपको ठोस बेकिंग पाउडर की बात करी गई है, और जो लिटमस पेपर है वो भी सूखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए 24 वाले क्वेश्चन में तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, यह बात आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आपका सही ऑप्शन तो ए हो गया, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र आप अच्छी तरह जानते हो, CH3COOH, और ये भैया आपको मिलेगा सिरके के अंदर। सिरके का जो होता है ना, सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आप कहेंगे एसिटिक एसिड। इसके अलावा बात करूं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां देखा है आपने भाई, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड दोस्तों आपको मिल जाएगा, ये चींटी के डंक में होता है। जो चींटी काटती है ना, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है, तो आप याद रखेंगे फॉर्मिक एसिड छोड़ती है भाई वो। इसके अलावा मैलिक एसिड के बारे में बात करूं तो आपका जो सेब होता है ना, सेब के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करना, और वीडियो को इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट में लिखें, ताकि मैं रेगुलर इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। CHSL 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आप लगातार इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। आप यकीन मान के चलें, प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ कवर कर लेंगे, और एक बेहतरीन सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।